हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एनसीईआरटी थर्ड क्लास के ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं और उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। और अब मैं आपको एनसीईआरटी क्लास फोर्थ की जो ईवीएस की बुक है उसके 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एनसीईआरटी क्लास फोर्थ का आज आगे जो चैप्टर फिफ्थ है उससे शुरुआत करूँगी, क्योंकि इससे पहले के 4 चैप्टर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए, अब बात ना करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि चैप्टर 5 का क्या नाम है और उसमें क्या बताया गया है। देखिए, जो एनसीईआरटी क्लास फोर्थ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है अमृता की मधुमक्खियाँ। तो जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि मधुमक्खियों के बारे में इसमें क्या बताया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपसे हर पॉइंट को डिस्कस करूँगी, जिससे कि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए देखिए, लीची के पेड़। मैं आपको बताती हूँ लीची के पेड़ के बारे में। देखें, मुजफ्फरपुर जिला ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है, जो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में, जो कि बिहार में है, वहाँ बहुत सारी मात्रा में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि बिहार में क्या है, मुजफ्फरपुर जिला है, और उस जिले के बोचाहा गांव में क्या है, बहुत ही भारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? लीची के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे कि लीची के जो पेड़ हैं वो क्या है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियां अंडे किस महीने में देती हैं? देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनेगा कि मधुमक्खियां अंडे, जो है मधुमक्खियां अंडे किस महीने में देती हैं? तो गाइज, आपका आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मधुमक्खियां क्या करती हैं? अंडे देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ। देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो समय है वो कब का सबसे अच्छा माना जाता है? तो वो भी आपका आंसर क्या ही होगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अक्टूबर से दिसंबर तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि लीची के फूल कब खिलते हैं। देखिए, जो लीची के फूल हैं वो मधुमक्खियों को बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लीची के फूल से मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा लुभान्वित होती हैं। तो वो कब खिलते हैं? वो खिलते हैं फरवरी में। चलिए, मैं आपको मतलब मधुमक्खी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मधुमक्खी के बक्से में कितना शहद मिलता है? तो हर बक्से में हमें, जो मधुमक्खी का जो बक्सा होता है उसमें कितना शहद होना चाहिए? हर बक्से में 12 किलो शहद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मधुमक्खी के बारे में और पॉइंट। देखिए, मधुमक्खी के बारे में मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट डिस्कस करती हूँ। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, मधुमक्खी क्या है, मतलब मधुमक्खी आप जानते हैं कि मधुमक्खी किसको कहते हैं और वो क्या काम करती है। जैसे कि हमें पता है कि हमें मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। तो देखिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में क्या होती है? एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडे देने का। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती रहती हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, एक रानी मक्खी होती है और उसका काम क्या होता है? अंडे देने का काम होता है। और देखिए, मक्खियों को जब शहद मिल जाता है तो वो अपनी दूसरी मक्खियों को किस तरीके से बताती हैं? डांस करके वो उनको बताती हैं कि उन्हें, मतलब डांस की एक्टिविटी करके दूसरी मक्खियों को वो ये संकेत देती हैं कि मतलब हमें यहाँ शहद मिल गया है। ठीक है, देखिए, मैं आपके साथ और पॉइंट डिस्कस करती हूँ। जो भी मधुमक्खी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूँगी। देखिए फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया कि नर मक्खी भी छत्ते के अंदर होती है, लेकिन जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती। देखिए, और पॉइंट बताती हूँ मैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खी, क्या होता है, शहद, जब छत्ते में शहद नहीं होगा तो उसकी जो मक्खियाँ हैं सारी क्या हो जाएंगी? भूखी रह जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया गया है, चींटी। जैसे कि आप चींटी भली भांति परिचित होंगे कि चींटी क्या होती है, मतलब। तो देखिए, इसी तरीके से चींटियों का भी कुछ ग्रुप होता है, उसमें भी हर तरीके की चींटी होती है। कोई सिपाही चींटी होती है, कोई मतलब रानी चींटी होती है। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ चींटियों के बारे में। देखिए, चींटियाँ
जो रानी चींटी होती है उसका काम क्या होता है? जो रानी चींटी होती है वह अंडे देने का काम करती है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। और अब मैं आपको और बताती हूँ चींटियों के बारे में कुछ। देखिए, काम करने वाली चींटियां क्या करती हैं? काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। और सिपाही चींटी का क्या काम होता है? सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, दीमक और ततैये भी इसी तरह होते हैं, जिस तरह से मैंने भी आपको चींटी के बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ चैप्टर में बस यही था जितना पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जैसे कि मधुमक्खी के बारे में, चींटियों के बारे में और दीमक और ततैये के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने एक साथ इस टॉपिक पर मतलब नोट डाउन किए हैं, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जैसे कि ओमना का सफ़र। अब मैं आपको बताती हूँ, ये चैप्टर का नाम है ओमना का सफ़र। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। जब ट्रेन तेज़ी से चल रही होती है तो हमें बाहर की साइड देखते में क्या लगता है कि हर चीज़ हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये किस राज्य में है? तो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात राज्य में है। ये आप माइंड में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि गांधीधाम कहाँ है, या अहमदाबाद, या फिर वलसाड़, ये कौन से राज्य में है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि कोझिकोड कौन से राज्य में है? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स कोझिकोड केरल में। ये आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है। देखिए, का केरल से आप का से कॉम्बिनेशन करके याद कर सकते हैं कि कोझिकोड मीन्स केरल में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ मुड़गांव, ये किस राज्य में है? मुड़गांव गोवा राज्य में है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, गोवा से अगर हम केरल तक जाते हैं तो वहाँ के रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ेंगी? तो आपका आंसर होगा 92 सुरंगें। और कितने पुल पड़ते हैं? तो 2000 पुल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको उदीपी। उदीपी में चावल की खेती होती है। चावल की खेती कहाँ होती है? उदीपी में चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग सूती सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं, सफ़ेद या क्रीम रंग की। देखिए, वो सूती धोती या साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन वो किस कलर की साड़ियाँ पहननी और धोती पहनना पसंद करते हैं? तो वो सफ़ेद या क्रीम रंग की पहनना पसंद करते हैं। चलिए मैं आपके साथ आगे चलती हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि मलयालम में वलियम्मा किसको कहा जाता है? देखिए, मलयालम जो लैंग्वेज है उसमें वलियम्मा किसको कहा जाता है? तो मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, जैसे कि मौसी को, मतलब खाला को वलियम्मा कहा जाता है मलयालम में। और देखिए, नानी को क्या कहा जाता है? जैसे कि नानी को कहा जाता है अम्मुमा, अम्मुमा कहते हैं। या फ्रेंड्स आप सही करेक्ट करिए, अपनी माँ को नहीं, अपनी माँ की माँ को कहते हैं, अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और मैं भी आपको इसके बारे में और पॉइंट बताती हूँ कि मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं। मलयालम में चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। आगे बढ़ती हूँ। देखिए, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल करते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और नावों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बदलते परिवार। देखिए, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। मैंने भी आपको बताया, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा कैंप लगाया जाता है जिसमें जो कम उम्र की लड़कियों को शादी की जाती है उनको दोबारा स्कूल भेजने के लिए उनकी मदद की जाती है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो ये बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की शादी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखिए अपने माइंड में। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और लड़के की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है हु तू। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट बनेगा और क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। कर्णम मल्लेश्वरी आप बिल्कुल फिक्स रखिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है सीटेट एग्जाम में, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए ये एक वेट लिफ्टर है, मतलब वेट उठाने का ये काम करती है, वेट लिफ्टर नहीं वेट लिफ्टर, यहाँ पर आप करेक्ट करिएगा, वेट लिफ्टर। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले, क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे ये आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल के थे तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगे। जब ये 12 साल के थे जब से ये क्या करती हैं, वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये एक वेट लिफ्टर हैं और मतलब ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके फादर जो हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल के थे तब से ये वजन उठाने का अभ्यास करती हैं और 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने मेडल भारत से बाहर उन्होंने जीते हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जैसे कि मैंने भी आपको जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार पढ़िए, आपके माइंड में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब करिए। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरा ये चैनल, और आपको जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।